हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गाला असाइनमेंट के पेपर सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें आज हम साइंस सब्जेक्ट का पेपर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन। देखते हैं सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है बेटा एमसीक्यू टाइप। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो रिएक्शन कौन सी होगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो उसमें से बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड के अंदर, तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच विद हाइड्रोकार्बन इन सॉप। सॉप के अंदर वो कौन सा होता है, COON है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द किडनी इज ब्लड प्यूरिफाइड। तो आंसर आएगा बाउमेंस कैप्सूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कौन सा बेटा है इंस्ट्रूमेंट। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, सोलर सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, डायमंड की होती है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लाइट ऑफ विच कलर हैज द लीस्ट वेलोसिटी इन अ ग्लास प्रिज्म। तो सबसे कम वेलोसिटी किसकी होती है, जो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। ऑप्शन डी, वायोलेट। ठीक है, डेविएशन भी ज्यादा और वेलोसिटी सबसे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला है, इथाइन इज एन ब्लैंक टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पीछे YNE, तो वो किसके अंदर आता है, अल्काइन के अंदर। ठीक है, तो अल्काइन ग्रुप का मेंबर है इथाइन। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका बेटा अल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप ब्लैंक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड इनर्ट गैस। तो कौन सा आएगा बेटा, 18 ग्रुप का जो बेटा हमारा एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं, या तो फिर इसको बोला जाता है नोबल गैसेस। क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज एन एंजाइम ब्लैंक इन पेनक्रियास फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का कौन डाइजेशन करता है, लाइपेज करता है। कौन करता है बेटा, लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ पिस्टिल। स्टिग्मा किसका पार्ट होता है बेटा, पिस्टिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, तो 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द सन इज 5 बिलियन। आंसर आएगा 5 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट लेते हैं, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल लॉज वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, मेंडेलियस का पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस करता था। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बेटा, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग अकर राइट एट द टाइम व्हेन द फर्टिलाइजेशन अकर देयरइन। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम ही बेटा सेक्स डिटरमिनेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस ओनली रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन। गलत बात है बेटा। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको रियल इमेज नहीं मिलती है। ठीक है, वो कौन सी कंडीशन है, जब आप बेटा लेंस के यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर O और फोकल F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा नहीं, वो वर्चुअल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हर एक टाइम आपको बेटा रियल इमेज मिले ऐसा जरूरी नहीं है। एक ऐसा पोजीशन है O एंड F के बीच में, वहां पर आपको क्या मिलता है, रियल इमेज मिलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ। तो स्टेटमेंट सही है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसके हमें आंसर करने। राइट द नेम्स ऑफ टू सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स। तो दो बेटा हमारे अंदर सिस्टम होता है, एक होता है ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़े थे वो। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डोमिनेंट एंड रिसेसिव वेरिएंट अबाउट ईयर लोब। तो ईयर लोब के अंदर कौन सा डोमिनेंट होता है और कौन सा रिसेसिव होता है वो हमें जानना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा,
तो फ्री ईयरलोब जो है वो डोमिनेंट होता है और अटैच ईयरलोब होता है वो कौन सा होता है, रिसेसिव ट्रायड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली देयर आर टू कॉपीज ऑफ सेट ऑफ जीन्स इन अ बॉडी सेल, देन हाउ डू जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स। ये जो बनता है वो कैसे बनते हैं बेटा, तो अगर पेरेंट्स के अंदर 23 पेयर होता है, ठीक है, मेल के अंदर भी 23 पेयर होता है, फीमेल के अंदर भी कितना होता है 23 पेयर, बट इसमें से आधे आते हैं मेल में से, आधे आते हैं फीमेल में से और बनते हैं 23 पेयर अगेन। तो ये प्रोसेस जो होता है किसकी वजह से होता है बेटा, मायोसिस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, मायोसिस। ठीक है, तो आंसर आएगा मायोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस किसको बोलता है, तो कि ऐसे रेजिस्टेंस जो अपना वैल्यू क्या करता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ विच द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वैल्यू कैन बी एडजस्टेड। एडजस्टेड मतलब हम इसकी वैल्यू बदल सकते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which fuel is considered as a clean fuel for vehicles। आंसर आएगा सीएनजी। सीएनजी जो है क्या होगा बेटा, क्लीन फ्यूल है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ ओजोन। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, O3। ठीक है, ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। ठीक है, विच स्टेट विच वेस्ट मटेरियल कैन बी रिसाइकल। तो ऐसा कौन सा वेस्ट मटेरियल है बेटा जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो बहुत सारे, पेपर है, कार्डबोर्ड है, स्टील एंड एल्यूमिनियम कैंस है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द गिवन पेयर प्रोपर्ली। तो पहला है पेनक्रियास और ओवरीज, फिर सामने दिया है बेटा टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन एंड एस्ट्रोजन। तो पेनक्रियास के अंदर आएगा बेटा आपका इंसुलिन, ओवरीज के अंदर आएगा आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, तो आंसर आएगा ए के सामने 2 और बी के सामने 3। तो यहाँ पर आपका बेटा पेपर सॉरी सेक्शन ए फिनिश हो गया। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ विल यू टेस्ट एसिड एंड बेस यूजिंग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। अभी कैसे इसका यूज होता है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखाते हैं और उसी चेंज के ऊपर से हम जान सकते हैं कि भाई कंपाउंड जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते बेटा, हमारे पास होता है ऑनियन। तो ऑनियन को अगर बेटा एसिडिक कंपाउंड के अंदर ऐड किया जाएगा तो अपने स्मेल को लूज करेगा नहीं, एज इट इज रहेगा। बट जैसे ही इसको बेसिक मीडियम के अंदर डाला जाता है तो ऑनियन अपने स्मेल क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, वैसे ही बेटा एक दूसरा एग्जांपल है वेनिला। ठीक है, वेनिला बेटा जो है, वेनिला का जो फ्लेवर है बेटा, इसको अगर एसिड के अंदर ऐड किया जाएगा तो वेनिला का फ्लेवर जो उसकी स्मेल जाएगी नहीं, एज इट इज रहेगी। बट उसी वेनिला को बेस के अंदर डाल दिया जाएगा तो वेनिला की जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। मतलब अगर यदि स्मेल लूज हो जाती है तो कंपाउंड क्या होगा, बेसिक होगा। अगर यदि स्मेल एज इट इज रहती है तो कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। वैसे ही तीसरा एक एग्जांपल है क्लोव ऑयल। ठीक है, क्लोव क्लोव को अगर आप एसिड के अंदर डालोगे, अगर क्लोव को आप बेटा एसिड के अंदर डालोगे तो स्मेल लूज होगी नहीं, रिटेन रहेगी, एज इट इज रहेगी। बट बेस के अंदर जैसे ही डालोगे तो अपनी स्मेल क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन को कैसे लिखना है यहाँ पर मैंने बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 रेमेडीज टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन जो है बेटा इसका कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल है बेटा, इसके ऊपर ऑयल लगा दो, पेंट लगा दो, या तो इसके ऊपर कोई इनेमल लगा दो। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका कोई एक एलॉय बना दो, आयरन का एलॉय बना दोगे तो आयरन के ऊपर रस्ट लगना बंद हो जाएगा। जैसा कि इसका एक एग्जांपल है बेटा स्टेनलेस स्टील, आयरन निकल एंड क्रोमियम, अल्निको। ठीक है, आयरन निकल एंड क्रोमियम तीनों का एलॉय बनता है बेटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील, जिसके ऊपर कोई कभी भी रस्ट लगता नहीं, या तो इसका कोरोजन होता नहीं। तीसरा एक बेटा तरीका है कि इसके साथ उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम या तो जिंक को लगा दो, या तो जिंक और मैग्नीशियम का लेयर लगा दो आयरन के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो उससे भी क्या होता है कि कोरोजन होता नहीं है। ठीक है, तो लिखना कैसे एक बार देख लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Did Dobrena's triad also exist in column of Newland's octave? कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो कहने का मतलब है कि क्या जो डोबरेनर ने ट्रायड्स बनाए थे वो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के अंदर भी होते हैं कि नहीं होते।
ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा यस। डोबरेनर ने जो ट्रायड्स बनाए थे बेटा, वो ट्रायड्स आपको न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक डोबरेनर ने बेटा एक ट्रायड दिया था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो यही 3 मेटल जो है वो आपको न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के अंदर सेकंड कॉलम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि सेकंड ग्रुप के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ट्रू आएगा। ठीक है, यानी कि यस आएगा। ठीक है, तो लिखना कैसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव्स द वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल? तो पहले मेंडेलियस का जो पीरियोडिक टेबल है बेटा, उसकी एनोमलीज क्या थी वो पहले समझ लेते हैं। तो पहली इसकी एनोमलीज थी बेटा कि ये जो टेबल बनाया है वो बनाया गया था एटॉमिक मास के ऊपर, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया था वो किसके ऊपर बनाया गया था? एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो एटॉमिक मास का जो एक फिक्स नंबर जो इंक्रीज होना चाहिए वो इंक्रीज नहीं हो रहा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। बट जब न्यू मॉडर्न सॉरी मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर गैप मेंटेन नहीं हो रहा था एटॉमिक मास का, ठीक है ना, रेंडमली कोई भी मास आ रहा था। ठीक है, सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल? तो पहले देख लेते हैं कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जो है इसकी एनोमलीज क्या थी। ठीक है बेटा, तो पहली एनोमलीज थी कि ये जो बनाया गया था वो एटॉमिक मास को कंसीडर करके बनाया गया था। अभी एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट जाएगा तो एटॉमिक मास का जो चेंजेस है वो कोई फिक्स नंबर में रहता नहीं था, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएशंस आते थे। इसकी वजह से बेटा कि दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट्स हो गए आप जान सकते नहीं थे। इस एनोमलीज को करेक्ट करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया था वो बनाया गया था एटॉमिक नंबर के ऊपर, और एक एलिमेंट के बाद जब दूसरा एलिमेंट जाओगे तो सिर्फ एक एटॉमिक नंबर ही चेंज होगा। ठीक है, तो इसके बेटा इसके ऊपर से हम जान सकते हैं कि भाई दो एलिमेंट्स के अंदर कितने दूसरे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये पहली एनोमलिसिस रिमूव करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दूसरी एनोमलिसिस ऐसे थी बेटा कि जो आइसोटॉप्स है वो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के अंदर सेट नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करोगे तो दो एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे, वो सॉल्व हो सकता नहीं था। बट जैसे ही एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाया गया तो ये आइसोटॉप्स का जो कंसेप्ट था वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, आइसोटॉप्स की केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सेम होती है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आइसोटॉप्स का जो कंसेप्ट था वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्लियर कर दिया। ठीक है, फिर तीसरी एनोमलिसिस ऐसी थी बेटा कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जो है वो हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं कर सकता था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है क्या करता है? हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स कर देता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनोमलिसिस थी मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल की जो करेक्ट हुई थी बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, कैसे लिखना है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर आपको इस हिसाब से लिखना है। तो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। How is the number of chromosomes and DNA contained maintain constant generation after generation in sexually reproducing organisms? तो sexually reproducing organisms के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन या तो कांस्टेंट कैसे रहते हैं वो हमें समझना है। ठीक है, तो जब बेटा पेरेंट्स में से चाइल्ड फॉर्म होता है तो उसके डीएनए या तो क्रोमोसोम्स जो है वो फीमेल पार्टनर से और मेल पार्टनर से दोनों से क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे में हम ले सकते हैं देखते हैं। मान लो कि ह्यूमन जो है बेटा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एवरी सेल्स के अंदर। आपकी बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन रिप्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं यानी कि रिप्रोड्यूसिंग जेमेट्स जो होते हैं उसके अंदर कितने होते हैं? खाली 23 होता है। तो जब रिप्रोडक्शन होता है बेटा तो रिप्रोड्यूसिंग जेमेट्स जो है या तो सेल्स है वो क्या करता है? 23 किस में से ट्रांसफर करता है? मेल में से ट्रांसफर होते हैं, और 23 किस में से हो रहे? फीमेल में से हो रहे। तो अब जो नया चाइल्ड बनेगा उसके पास वापिस से कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे, और 46 के अंदर जो रिप्रोड्यूसिंग जेमेट्स हो गए उसके पास कितने हो गए? 23 होगी, बाकी सबके पास कितने हो गए? 46। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो 23 फीमेल में से आता है, 23 मेल में से आता है। इसी हिसाब से ऑफस्प्रिंग के अंदर 46 बन जाते हैं, और हर बार जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही प्रोसेस होता है कि 23 मेल देगा, 23 फीमेल देगा,
तो जो चाइल्ड बनेगा उसके पास वापस से कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक है, अब वही चाइल्ड जब दोबारा रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके अंदर 46 जो होंगे उसमें से 23 की जो पेयर होगी वो कहां पर जाएगी, रिप्रोडक्शन गेमेट्स में से जाएगी, और उसके साथ जो दूसरा फीमेल पार्टनर होगा वो भी 23 ट्रांसफर करेगा, तो उसके हिसाब से उसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें भी वापस कितने हो जाएंगे 46 हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 46 क्रोमोसोम्स मेंटेन कैसे रहते हैं। ठीक है, आधे फीमेल में से आता है आधा मेल में से आता है, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर वापस से टोटल मेंटेन हो जाएगा। इसको लिखना कैसा है यहाँ पर हमने बता दिया है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। How do Mendel's experiment shows that traits are maybe dominant and recessive? तो मेंडेलिव्स जो है बेटा, मेंडेल्स जो है, सॉरी मेंडेलिव्स ने, मेंडेल्स जो है उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने क्या किया था, पहले सारे टॉल प्लांट्स लिए थे और कुछ क्या लिए थे, ड्रॉफ प्लांट्स लिए थे। ड्रॉफ यानी कि छोटे और टॉल यानी कि लंबे। ठीक है, तो लंबे प्लांट्स और छोटे प्लांट्स ऐसे दो प्लांट्स लिए थे, फिर इन दोनों के बीच के अंदर क्या करवाया था, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करवाया था। ठीक है, तो इसमें से जो भी बेटा जनरेशन बन रही थी, फर्स्ट जनरेशन, वो प्लांट सारे के सारे क्या थे, टॉल थे। कैसे बनेंगे, तो इधर से टी आएगा इधर से टी आएगा, तो पहला बनेगा, इधर से टी इधर से स्मॉल टी, तो दूसरा बनेगा, इधर से टी इधर से स्मॉल टी, तो वापस ए बनेगा, इधर से टी कैपिटल टी और वापस से स्मॉल टी। तो चारों के चारों जो प्लांट्स थे बेटा वो क्या थे, टॉल प्लांट्स थे। तो फर्स्ट जनरेशन के सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल प्लांट्स थे। अब इसने क्या किया है, फर्स्ट जनरेशन के दो प्लांट्स को उठा लिया। ठीक है, और उसके बीच में बेटा प्रोसेस करवाया और सेकंड जनरेशन बना। तो सेकंड जनरेशन के अंदर कौन कौन सी चांसेस थे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा देखोगे तो यहाँ से टी आएगा और यहाँ से टी आएगा, तो इस कंडीशन के अंदर ये प्लांट्स क्या होगा, टॉल होगा। अब देखते हैं बेटा दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से कैपिटल टी आएगा यहाँ से स्मॉल टी आएगा, तो ए प्लांट्स भी क्या था, टॉल था। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से मान लो कि स्मॉल टी आता है और यहाँ से कैपिटल टी आता है, तो ए प्लांट्स भी क्या था, टॉल था। अब फोर्थ प्रोबेबिलिटी क्या है, इधर से स्मॉल टी इधर से भी स्मॉल टी, तो ये जो प्लांट्स था वो बेटा ड्रॉप था। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि भाई 3/4 जितने क्या थे, टॉल थे, और 1/4 जितने क्या थे, 1/4 जितने क्या आ रहे, ड्रॉप आ रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो कैपिटल टी वाले जितने भी थे वो क्या थे, डोमिनेंट थे, और ये जो स्मॉल वाले जो थे वो क्या थे, रिसेसिव थे। ठीक है, तो इसके हिसाब से बेटा मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि भाई डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे हो, यहाँ पर हमने दे दिया बेटा, रेशियो क्या था 3:1, याद रखना बेटा। ठीक है, तो लिखना कैसे हो यहाँ पर हमने दिखा दिया है। अगर फिर भी इसके अंदर कुछ डाउट्स रहता है तो थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, इसके ऊपर से अपन अलग से एक वीडियो बना देंगे। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो एक साथ बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय निक्रोम रादर देन अ प्योर मेटल? तो बेटा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स जो है उसको बनाने के लिए निक्रोम का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल। तो प्योर मेटल क्यों यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि निक्रोम जो है बेटा वो बनाया जाता है निकल एंड क्रोमियम में से। ठीक है, तो 80% निकल होता है और 20% क्या होता है, क्रोमियम होता है। अब ये जो एलॉय बना है उस एलॉय का बेटा एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है रादर देन प्योर मेटल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो एलॉय बनता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, प्योर मेटल से, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो हीट जनरेट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लो पावर लो करंट में भी क्या होगा, ज्यादा हीट जनरेट कर सकता है। दूसरा, ज्यादा हीट जनरेट होगी तो ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं, इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती नहीं है। ठीक है, और इजीली मेल्ट भी होता नहीं है। ठीक है, अगर तो प्योर मेटल यूज किया जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और मेल्ट भी हो सकता है, लेकिन ये जो एलॉय बन रहा है निक्रोम का वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है और मेल्ट भी नहीं होता है। ठीक, समझ में आया बेटा, गुड। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से हम एलॉय का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन्स के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन करंट एंड कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोला जाता है बेटा, तो पर सेकंड कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट के पास से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, उस चार्ज फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन का करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कहां पर जाता है, पॉजिटिव की ओर जाता है। ठीक है, आपकी बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन जो कहां से निकलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन करंट जो है बेटा वो कहां से होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
बट कॉन्वेंशनल करंट जो होता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है? प्रोटॉन की वजह से फ्लो करता है। तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव से निकलेगा और एंटर कहां पर करेगा? नेगेटिव के अंदर। तो हमारा कॉन्वेंशनल करंट जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। देख लेते बेटा इसको लिखने कैसा है। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर पर्टिकुलर एरिया में से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा वो देख लेते हैं। नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और कन्वेंशनल करंट क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Why do magnetic field lines do not intersect each other? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? अगर यदि मान लो कि किसी एक पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट के पास अपन कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं? दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। जो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ही पॉइंट के पास दो अलग अलग डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, जो पॉसिबल होता नहीं। अगर यदि यहाँ पर आप कंपास लगाओगे तो क्या है? मैग्नेटिक नीडल दो डायरेक्शन में दिखाएगी? नहीं, मैग्नेटिक नीडल क्या करती? कोई एक ही डायरेक्शन दिखाती। तो अगर यदि इंटरसेक्ट कर रही है तो मैग्नेटिक नीडल को क्या करना पड़ेगा? दो अलग अलग डायरेक्शन दिखानी चाहिए पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट के पास। बट ऐसा होता नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट करती नहीं है। ठीक है, लिखना कैसे एक बार देख लेते हैं। अब देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर दी ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के नीचे आ जाएगा, मतलब अर्थ के एकदम नजदीक आ जाएगा, तो ओजोन हमारे लिए हार्मफुल होता है। बट ये ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर रहता है, तो वहां पर एक इतना हार्मफुल होता नहीं है, बल्कि ये ज्यादा क्या होता है? यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि सन में से जो बेटा अल्ट्रावायोलेट रेज आते हैं उसको एंटर नहीं होने देता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज को ये एंटर होने देता नहीं है, जिसकी वजह से अर्थ की जो हीट है बेटा वो मेंटेन रहती है। अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता नहीं है। ठीक है, और ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है बेटा वो आपकी स्किन के ऊपर बेटा कैंसर भी कर सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना बहुत जरूरी होता है। तो रोकने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर करता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको लिखना कैसे है। तो इसको लिखना कैसे हो यहाँ पर मैंने लिख के दे दिया है। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बेटा आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाई इज सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट नीडेड? तो इसका आंसर क्या है वो देख लेते बेटा। इसकी जरूरत क्या है? अगर दी बेटा आप इसको ठीक से यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज जो है एक दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे? लॉस्ट हो जाएंगे, और हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक रेगुलेशंस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या होगी? सस्टेनेबल होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज द मेन एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन मार्क करना है। देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो प्लांट्स और एनिमल लाइफ के अंदर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसको अपन क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? अगर ये कंजर्वेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? जो स्पीसीज का डाइवर्सिटी है वो रहेगा नहीं। ठीक है, स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए कंजर्वेशन करना जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है? सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। तो इसके लिए भी हमारा क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन से ही। देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो पहले समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक होता है वो कंपाउंड होता है, और दूसरा होता है वो एलिमेंट होता है। और एलिमेंट के तौर पे अपन लेते हैं मेटल, और यहाँ पर जो होता है कंपाउंड वो भी क्या होता है? मेटल का ही कंपाउंड होता है। बट यहाँ पर जो होता है कंपाउंड वो किसका होता है? लेस रिएक्टिव मेटल होता है। और एलिमेंट के तौर पे जो लिया जाता है वो क्या होता है? मोर रिएक्टिव मेटल होता है। तो जब मोर रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं
तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से क्या कर देता है, धकेल देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसा लिखेंगे बेटा, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो खास ध्यान रखना है कंपाउंड किसका बनेगा, लेस रिएक्टिव का, और जो अकेला होगा वो कौन होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अभी इसको बेटे के एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल से क्या समझेंगे बेटा, मान लो कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने कॉपर सल्फेट डाल दिया। कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। फिर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक आयरन नेल रख देते हैं। इसके अंदर अपन क्या रख देते हैं, आयरन नेल रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर आयरन नेल रखेंगे बेटा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही आयरन नेल रखेंगे, तो हमको मालूम है कि आयरन इज अ मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव। तो कॉपर क्या करेगा, सॉरी आयरन क्या करेगा, कॉपर की जगह पे चला जाएगा, और कॉपर कहां पर चला जाएगा, आयरन की जगह पे। Fe जो है वो Cu का क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो क्या बनेगा, FeSO4, और कॉपर कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉपर कहां पर आ गया, Fe की जगह पे। तो कहने का मतलब है कि हमको ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो अब ग्रीन कलर का बन जाएगा, और ये जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन इसको अपन क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट बोलते हैं। और आयरन नेल जो है वो कौन से कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है। जो कॉपर का कलर है वो आपको हमको शो करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इसको लिखना कैसे, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेटा फिगर ड्रॉ करनी है, फिर इसको लिखना कैसे वो यहाँ पर हमने दिखा दिया। ठीक है, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा। एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो पहले रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर बॉटम पे यानी कि लो रिएक्टिविटी वाले कौन कौन से एलिमेंट है, तो वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कॉपर, फिर आता है आपका मर्क्यूरी, फिर आता है सिल्वर, फिर आएगा गोल्ड, और फिर आएगा प्लेटिनम। तो ये 5 मेटल में से पीछे वाली 3 जो है वो एकदम क्या है, लेस मतलब बिल्कुल रिएक्शन नहीं करती है। तो ये 3 मेटल जो है वो आपको ऑलरेडी कौन से फॉर्म में मिलती है, प्योर फॉर्म में मिलती है। लेकिन बाकी की जो 2 मेटल है वो आपको मिलती है या तो सल्फाइड फॉर्म में या तो फिर ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, तो इनको आपको क्लीन करना पड़ता है, मतलब इसको केमिकली क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, बाकी पीछे की 3 मेटल जो है वो ऑलमोस्ट आपको क्या मिलती है, प्योर फॉर्म में ही मिलती है। ठीक है, तो उसका प्योरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है केमिकली। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए कि बेटा कॉपर जो सिल्वर है वो आपको सल्फाइड या तो ऑक्साइड और में मिलेगी। तो पहले देख लेते हैं कि भाई कॉपर की सल्फाइड और कौन सी है। कॉपर की जो सल्फाइड और है इसको बोला जाता है कॉपर सल्फाइड। ठीक है, और कॉपर की जो ऑक्साइड और है इसको क्या बोला जाता है, कॉपर ऑक्साइड या तो क्यूप्राइट भी बोला जाता है। ठीक है, फिर वैसे बेटा मर्क्यूरी जो है तो उसका सल्फाइड में 4 है HgS और मर्क्यूरी ऑक्साइड। ठीक है, तो इसके और से अब इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सल्फाइड और जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड और में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्साइड और में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। क्या बोला जाता है, रोस्टिंग प्रोसेस। और रोस्टिंग प्रोसेस के दौरान आपको गर्म जो करना है, बर्न करना है, हीट करना है, वो कहां पर करना है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एयर के प्रेजेंस के अंदर आपको सल्फाइड और को क्या करना है, हीट करना है। तो आपकी सल्फाइड और कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ऑक्साइड में हो जाएगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। फिर ऑक्साइड को क्या करना है, खाली गर्म करना है। ठीक है, तो ऑक्साइड को जैसे ही गर्म करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगी मेटल के अंदर, एक्सट्रैक्ट आपका हो जाएगा मेटल। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। तो लो एंड रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो 2 स्टेज के अंदर आपको क्या करता है, एक्सट्रैक्शन देता है। पहला सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है रोस्टिंग। फिर दूसरा ऑक्साइड और को वापस गर्म किया जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। और वहां पर आपको क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे, और लिखना कैसे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पूरे का पूरा मैंने लिख के दिया है बेटा। कॉपर के कौन कौन से और है बेटा, और मर्क्यूरी के कौन कौन से और है। अब इसके एग्जांपल्स क्या वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है,
तो पहला एग्जांपल है सिन्नाबार, जिसको बोला जाता है मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक है, क्या बोला जाता है? मर्क्यूरी सल्फाइड। तो मर्क्यूरी सल्फाइड को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? तो पहले मर्क्यूरी सल्फाइड को एयर के प्रेजेंस में क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा। तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ऑक्साइड में हो जाएगा। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो आपको ऑक्साइड मिला है, इसको वापस से गर्म करोगे तो आपका मेटल क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ये जो आपका बेटा प्रोसेस था वो क्या था? रोस्टिंग प्रोसेस था। और ये जो बेटा ऑक्साइड को गर्म करके मेटल निकाला जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर सल्फाइड। ठीक है, कॉपर सल्फाइड को कैसे अलग किया जाता है? तो सेम प्रोसेस है बेटा, कॉपर सल्फाइड को क्या करना है? एयर के प्रेजेंस के अंदर क्या करना है? हीट करना है। तो जैसे ही हीट करोगे तो आपका सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस ऑक्साइड को और गर्म किया जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर के अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। इसको भी क्या बोला जाता है? रिडक्शन बोला जाता है। ऊपर वाला जो प्रोसेस था इसको अपन क्या बोलेंगे? रोस्टिंग प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया बेटा। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। राइट डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बहुत सिंपल है बेटा, क्या क्या प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। मेटल्स मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। ये जो सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं, गैसेस में भी मिलते हैं। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन सोनोरस होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? थोड़ा लस्ट्रस होता है। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड भी होते हैं। ठीक है, तो इसको नाइफ से कट किया जाता नहीं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, बट नॉन मेटल्स जो है वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। तो इसको आसानी से बेटा क्या किया जाता है? ब्रोक किया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, बट वो आता किसमें? नॉन मेटल के अंदर। तो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम ऐसे कंपाउंड है जिसको आप बेटा पाम में लोगे तो भी वो क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। जबकि नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को बेटा मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर बहुत हाई देना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मोस्ट मेटल्स कैन बी हैमर्ड, यानी कि इसके पास मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी है, जबकि नॉन मेटल के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। नॉन मेटल्स आर नॉन बेलेबल होते हैं। ठीक है, मेटल्स को बेटा ड्रॉ करके वायर बनाए जा सकते हैं, यानी कि इसके पास डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, जबकि नॉन मेटल के पास कोई डक्टाइल प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर के मतलब सॉरी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं या तो फिर बिल्कुल इंसुलेटर होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर आयोडीन नहीं आएगा, इधर आएगा ग्रेफाइट। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, यहाँ पर करेक्शन कर देना। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? ग्रेफाइट आएगा। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, वो भी यहाँ पर मैंने बता दिया बेटा। ठीक है, आपको इसमें से कोई भी 3 या 4 ही लिखने की, सारे के सारे लिखने की जरूरत नहीं, आप कोई भी 3-4 लिख सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Which hormone is secreted under the fight or flight situation? State its effect. तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन के अंदर सीक्रेट होता है? तो ये जो है बेटा हमारा हार्मोन होता है एड्रेनालिन। कौन सा होता है बेटा? एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन जो है वो ऐसी कंडीशन के अंदर सीक्रेट होता है। ठीक है, अभी इसका इफेक्ट क्या होता है? तो इसका इफेक्ट क्या होता है? तो एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरिड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इट कॉजेस, देखो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा। इट कॉजेस, इसके इफेक्ट क्या है? ब्लड प्रेशर को, ब्रीथिंग को, मोटा मेटाबॉलिक रेट जो है इन सबको क्या कर देता है? बूस्ट कर देता है। ठीक है बेटा, कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के ऊपर क्या करता है? वो टारगेट करता है कोई स्पेसिफिक टिश्यू। एड्रेनालिन उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इंक्लूड हार्ट। हार्ट के ऊपर भी वो क्या करता है? एक्ट करता है, आपके हार्ट बीट को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? हार्ट बीट बढ़ेगी तो होगा क्या? मोर एंड मोर ऑक्सीजन आप क्या कर पाओगे? यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये बेटा इसका क्या है? इफेक्ट है। ठीक है, तो बेटा आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मेथड्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इसमें पहला बेटा मेथड है मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड्स के अंदर क्या किया जाता है? तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं जिससे जो है बेटा प्रेगनेंसी रुक जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा कौन कौन से यूज कर सकते हैं? तो मेल पार्टनर्स जो है वो कंडम्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल पार्टनर्स जो है वो कॉपर टी लगवा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग
इंस्ट्रूमेंट का यूज करके प्रेगनेंसी को रोका जाता है और बर्थ कंट्रोल किया जाता है, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, दूसरा मेथड है बेटा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के अंदर क्या किया जाता है, तो दो प्रोसेस किया जाता है, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, मेल के अंदर जो बेटा वास्ट डिफरेंस होता है, इसको सर्जिकली क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है या तो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा वासेक्टोमी। क्या बोला जाता है, वासेक्टोमी। वास्ट डिफरेंस को बेटा कट करेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वासेक्टोमी बोलेंगे। और फीमेल के अंदर ओविडक्ट जो होता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब जो होता है, इसको कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड्स के अंदर दो मेथड्स है बेटा, एक वासेक्टोमी जो मेल के अंदर किया जाता है, एंड ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं बेटा, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के अंदर क्या किया जाता है बेटा, तो इसके अंदर फीमेल्स जो है वो दो टाइप की पिल्स लेती है। पहले टाइप की पिल्स जो है इसको बोला जाता है ओरल पिल्स, और ओरल पिल्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन्स का क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन किया जाता है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स, वो क्या करते हैं कि ओवरीज के अंदर जो बेटा एग होते हैं, इसको फर्टिलाइज नहीं होने देता है। ठीक है, दूसरी जो पिल्स होती है जिसको बोला जाता है वेजिनल पिल्स। ठीक है, उसके अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल होता है जिसको बोला जाता है स्पर्मिसाइड्स। वो क्या करता है, स्पर्म को किल कर देता है, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सकता नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुएशन। तो देखते बेटा कैसे लिखना है और साथ में समझ भी लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो गर्ल्स बेटा जब 10 से 12 साल की हो जाती है, यानी कि पुबर्टी के टाइम के अंदर रह जाती है, तो उसके सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसके जो एक्स होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, मेच्योर बन जाते हैं। एवरी 28 डे पर एक जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, ओवरी में से, और जाता कहां पर है, ओविडक्ट के अंदर। इस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसको बोला जाता है, ओवरीज में से एवरी 28 डे एक एक मेच्योर्ड एग। ठीक है, मेच्योर एग जो है बेटा वो ओविडक्ट के अंदर जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। बट ओव्यूलेशन जब होता है उससे पहले यूट्रस के अंदर बेटा कुछ चेंजेस होते हैं। जो यूट्रस होता है बेटा वो फर्टिलाइज एग को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए अपनी जो वॉल है बेटा उसको थिक बना लेता है और ब्लड कैपिलरीज से फुल कर देता है। ठीक है, अभी यूट्रस अभी हमारा फर्टिलाइज एग को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, और वहां पर एवरी 28 डे पर क्या हो गया है कि भाई ओव्यूलेशन प्रोसेस हो गया है। अगर यदि ये ओव्यूलेटेड एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है मेल स्पर्म से, तो क्या होता है, तो यूट्रस की जो वॉल होती है बेटा वो टूटने लगती है, और 2 to 8 डे तक क्या करता है, वो टूटता रहता है। ठीक है, और ब्लीडिंग होता रहता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। इसको क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन। तो 2 to 8 डेज तक क्या होता है, ब्लीडिंग चालू रहता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अभी 8 दिन के बाद क्या होता है, फिर से यूट्रस क्या करता है, अपना काम चालू करता है, फर्टिलाइज एग को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी वॉल क्या करना है, बनाना स्टार्ट कर देता है। अगेन 28 डे के बाद क्या करता है, एक एग रिलीज होता है, यूट्रस वेट करता है, फिर भी ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो यूट्रस अपनी वॉल क्या करता है, तोड़ देता है, तो वापिस से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एवरी 28 डे ये साइकिल क्या होता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, कितने साल तक ये चलता रहता है, अप्रोक्सीमेट बेटा 50 इयर्स के आसपास क्या होता है, 45 to 50 ईयर तक ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है, और इसके बाद ये साइकिल जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इस पीरियड को बोला जाता है मेनोपॉज। क्या बोला जाता है, मेनोपॉज। ठीक है, या तो फिर अगर भी कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर 9 मंथ तक क्या होता है, ये आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, या तो 50 ईयर के बाद होगा, या तो प्रेगनेंसी के बाद 9 महीने तक आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है समझ में आ गया होगा, और इसको लिखना कैसे है वो भी यहाँ पर हमने बता दिया है। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो बेटा, अलग से वीडियो इसके ऊपर एक बना देंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो हमें समझना है। तो एक अपन क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेते हैं, दो अलग अलग मीडियम है हमारे पास। पहला मीडियम जो है वो एयर का है, दूसरा मीडियम हमारा ग्लास का है, और वापिस हमारा क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
PQ सरफेस के ऊपर एक पॉइंट O लेता हूं और वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं जिसको नाम दे देते हैं M डैश, ठीक है। फिर SR सरफेस के ऊपर सॉरी O पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, एक रे इंसिडेंट करते हैं AO, जो हमारे नॉर्मल के साथ क्या बनाता है, I जितना इंसिडेंट एंगल बनाता है। अब इस इंसिडेंट रे को जाना किस तरफ चाहिए, इसी पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए, बट हमारा जो रे है वो एयर जैसे रेयर मीडियम में से कहां पर आ रहा है, ग्लास जैसे डेंसर मीडियम में आ रहा है। तो रेयर में से डेंसर में आएगा तो हमारा लाइट जो किस तरफ बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मेरा लाइट जो क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है। और इस रे को बोला जाता है रिफ्रेक्टेड रे, ठीक है। वो क्या कर रहा है, रिफ्रेक्ट कर रहा है और नॉर्मल के साथ आर जितना रिफ्रेक्टेड एंगल बनाता है, ठीक है। अभी एसआर सरफेस के पास जिस पॉइंट पे हमारा रे इंसिडेंट हुआ, देखो एसआर सरफेस के लिए हमारा जो ए वाला रे है इसको अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। बट PQ सरफेस के लिए ए वाला रे क्या बन जाएगा, रिफ्रेक्टेड रे बनेगा। अगेन ये जो मेरा रे है बेटा ओ डैश, ऊपर वाले सरफेस PQ के लिए क्या है, रिफ्रेक्टेड है, और SR के लिए क्या है, इंसिडेंट। क्यों, क्योंकि SR के ऊपर तो पहली बार आ रहा है ना बेटा। तो यहां पर देखते हैं ओडेस के पास भी क्या करते हैं, एक नॉर्मल बना देते हैं। और अब हमारा जो लाइट है बेटा ओडेस ग्लास जैसे डेंसर में से कहां पर जा रहा है, एयर जैसे रेयर में जा रहा है। तो डेंसर में से एयर रेयर में जाएगा तो क्या करेगा, वो वापस से बेंड होगा, बट किस तरफ बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अब जो बेंड होगा वो किस तरफ बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका ओरिजिनल पाथ क्या था बेटा, ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा होगा। तो ये किस तरफ जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाता तो इस तरफ बेंड होता, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है वो किस तरफ बेंड होगा, ठीक है बेटा। और ये जो लाइट बाहर निकलती है इस लाइट को बोला जाता है इमर्जेंट रे। तो आप देख सकते हो कि भाई आपका इंसिडेंट रे जो है इसका ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे का पाथ दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, बट थोड़ा क्या है, शिफ्टेड है। थोड़ा क्या है बेटा, शिफ्टेड है। और इस शिफ्ट को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। क्या बोला जाता है, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको लिखना कैसे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो आपको इस हिसाब से इसको लिखना है। अभी हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ अ नीट एंड क्लीन label diagram describe the position and nature of the image formed when an extended object is kept between f and 2f। f and 2f के बीच में रखा गया कॉन्वेक्स लेंस के f and 2f के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इसके लिए बेटा कैसा इमेज बनेगी उसका रे डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है। तो बेटा हमें ऑब्जेक्ट को रखना कहां पर है, f एंड 2f के बीच में। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा बेटा, बिटवीन f एंड 2f। अभी अपन क्या करते हैं, एक लेंस ले लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, इसके ऊपर बेटा जो भी पॉइंट्स लेने होते हैं f एंड 2f ले लेते हैं। अभी मुझे ऑब्जेक्ट लेना है f एंड 2f के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में से बेटा पहला जो रे पास करेंगे वो क्या होगा, पैरेलल टू द एक्सिस। कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकल f में से, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस f में से वो रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा रे जो है बेटा अपन ऑप्टिकल सेंटर O में से पास करेंगे, तो सीधे का सीधा विदाउट रिफ्लेक्टेड वो क्या होगा, पास हो जाएगा। जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर बनेगा क्या, मेरा इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई इमेज मेरा क्या है, इमेज मेरा कहां पर फॉर्म हो रहा है, 2f से दूर, ठीक है, फार फ्रॉम 2f, ठीक है। ये तो बियॉन्ड 2f भी आप लिख सकते हो कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड 2f, 2f से दूर, ठीक है। अभी यहां पर देखो बेटा जो इमेज बन रहा है वो क्या है, रियल है कि वर्चुअल है। तो बेटा दोनों रिफ्लेक्टेड रियल में मर्ज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज क्या होगा, रियल होगा। लेकिन क्या जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही बेटा हमारा इमेज नहीं, ये क्या है, उल्टा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज इन दोनों में बड़ा कौन है, इमेज। तो मतलब हमारा इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, ठीक है, बड़ा हो गया है, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, वो भी यहाँ पर हमने बता दिया है। रे डायग्राम ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला डिराइव करना है। तो पहले देख लेते हैं बेटा कि सीरीज कनेक्शन किसको बोलते हैं। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर रेजिस्टर्स को ऐसे जोड़ा जाता है ताकि उसमें से पास होने वाला करंट क्या होगा, एक ही पाथ से ट्रांसफर होगा, ठीक है। करंट को जाने के लिए सिर्फ क्या होगा, एक ही पाथ होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे,
सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। तो पास होने वाला करंट क्या होगा, सेम होगा, एक ही इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन का मतलब होता है एक ही इसके पास पाथ होगा और करंट जो पास हो रहा है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन हर एक रेजिस्टर के ऊपर लगने वाला वोल्टेज क्या होता है, अलग होता है। ठीक है बेटा, तो R1 के ऊपर लगने वाला वोल्टेज अगर मान लेते हैं V1 है, R2 के ऊपर लगने वाला वोल्टेज जो है V2 है, R3 के ऊपर लगने वाला वोल्टेज जो है इसको बोलते हैं V3। तो अगर यदि आप देखो तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मुझे मालूम है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो अगर मैं V1 के लिखना चाहूँ तो क्या होगा, I R1। I क्यों बेटा, क्योंकि हर एक के अंदर से पास होने वाला करंट जो है उसकी वैल्यू क्या है, सेम ही है, तो इसको I1 लिखने की जरूरत नहीं। तीनों के अंदर सेम करंट पास हो रहा है, वैल्यू भी सेम है, तो क्या होगा बेटा, I का I रहेगा। दूसरे नंबर का जो रेजिस्टर है बेटा उसके ऊपर का वोल्टेज V2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, IR2। तीसरा जो रेजिस्टर है बेटा इसके ऊपर का वोल्टेज क्या होगा, V3, तो इसको लिखेंगे IR3। अब ये जितनी भी वैल्यूज है इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो V की जगह पे क्या लिखेंगे, IR। V1 की जगह पे क्या लिखेंगे, IR1। V2 की जगह पे क्या लिखेंगे, IR2 प्लस V3 की जगह पे लिखेंगे IR3। IR एज इट इज। राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो हर एक के अंदर कॉमन क्या है, I सेम है बेटा, बाहर निकाल दो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस तरफ से आए और इस तरफ से आए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमने कैसे डिराइव किया बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से इसको डिराइव करना है। अब इसको प्रॉपर्ली लिखना कैसे है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थियरी से बेटा, अब इसका डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये पीडी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पीडी का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको लिखना कैसे वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये पूरे का पूरा डेरिवेशन है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कैसे लिखना है वो भी पता चल गया होगा। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिटरमाइन। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन की जाती है उसके बारे में यहाँ पर हमें समझना है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि भाई कोई भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ डिटरमाइन कैसे की जाती है। तो इसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितने H प्लस है या तो फिर कितने OH माइनस है, ये जान के हम पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो H प्लस और OH माइनस के स्ट्रेंथ को जानने के लिए यूज किया जाता है पीएच स्केल। क्या यूज किया जाता है, पीएच स्केल, जिसके अंदर P क्या डिनोट करता है, पोंटेज, एक जर्मन वर्ड है। अगर इसका ट्रांसलेशन करोगे बेटा तो इसका मतलब निकलता है स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या निकलता है, स्ट्रेंथ। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो पोंटेज ऑफ हाइड्रोजन विच मींस स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसको क्या बोला जाता है, पीएच स्केल बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी पीएच स्केल को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, कितनी पीएच वो मेजर कैसे किया जाता है, तो पीएच को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या यूज किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, उसको बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर को मिक्स करके एक इंडिकेटर बनाया जाता है जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये काम कैसे करता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको दो टाइप के मिलते हैं, एक पेपर के फॉर्म में भी मिलता है और एक ड्रॉप्स के फॉर्म में भी मिलता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, दोनों में सब कोई भी यूज कर सकते हो। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को जैसे बेटा एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रखोगे तो उसके हिसाब से इंडिकेटर का कलर चेंज होगा, और वो कलर जो आपको मिल रहा है इसको आपको इंडिकेटर की बोतल के ऊपर जो बेटा कलर कोडिंग दिया होता है उसके साथ मैच करने का, और उसके सामने जो पीएच लिखा होता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बेटा हमें कितनी पीएच वैल्यू देता है, 0 से लेके 14 तक की पीएच वैल्यू देता है। ठीक है, जिसके अंदर अगर पीएच आपको 7 मिलती है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर पीएच जो है वो लेस देन 7 आती है, यानी कि 0 to 7 के बीच में आती है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। अगर पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 आती है, दैट मीन्स 7 to 14, दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन हो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो इसको अगर एक पिक्चर के थ्रू अगर जानने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अगर स्केल में ड्रॉ करो तो बेटा आपको पता चलेगा इधर क्या होता है 0, इधर क्या होता है 14, और मिडल में क्या होगा
7। तो अगर दी 7 है तो न्यूट्रल। जैसे जैसा बेटा नीचे आओगे, मतलब पीएच अगर डिक्रीज करोगे, पीएच आप डिक्रीज करोगे तो आपका एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपका एसिडिक नेचर क्या होगा, याद रखना बेटा जो मैं बोल रहा हूँ, एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे पीएच डाउन होती जाएगी वैसे वैसे एसिडिक क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी, जैसे जैसे बेटा पीएच बढ़ेगी वैसे वैसे बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पीएच का और एसिडिक नेचर का क्या है, उल्टा रिलेशन। एक डाउन जा रहा है तो दूसरा अप जा रहा है। लेकिन पीएच का बेस के साथ जो रिलेशन हो क्या है, सीधा रिलेशन। पीएच बढ़ेगा तो बेस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो pH and basic nature is directly proportional and pH and acidic nature is inversely proportional. Inversely proportional का मतलब क्या होता है, एक डाउन होगा तो दूसरा अप होगा। समझ में आ गया बेटा, गुड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी यहाँ पर देखो बेटा, मेरे पास दो अलग अलग pH वाले एसिडिक सॉल्यूशन है। एक के pH 2 ले लेता हूँ और दूसरे के pH 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक नेचर वाला होगा। तो ज्यादा एसिडिक नेचर के लिए आपको pH क्या लेनी पड़ेगी, कम लेनी पड़ेगी। तो यानी कि जो 2 pH वाला है वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। और 4 pH वाला जो है वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। समझ में आया कि नहीं है। अब मान लो कि मेरे पास दो pH वाला सॉल्यूशन है जिसमें एक की pH है बेटा 10 और दूसरे की pH है 12। मेरे को बताओ कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो बेसिक कौन सा ज्यादा होगा, तो बेसिक जितना ज्यादा उतनी pH ज्यादा। तो जिसके pH ज्यादा है वो क्या होगा, मोर बेसिक होगा। और जिसकी pH कम है वो क्या होगा, लेस बेसिक होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड एंड बेस क्या होता है। अब इसको लिखना कैसे हो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक बार आपको इसको रीड कर लेना है। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो बेटा, वहां पर आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरे का पूरा सॉल्यूशन लिख के हमने यहाँ पर दे दिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसके जो पीडीएफ बेटा सॉल्यूशन की है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस विद डायग्राम। Dry HCl gas is not acidic, but aqueous solution of HCl gas is acidic. तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है बेटा, आपको एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको पहले क्या करना है, सोडियम NaCl मतलब सॉलिड NaCl डाल देना है। क्या डाल देना है, सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम क्लोराइड डाल देना है, ठीक है। लाइक ऐसा आपको सॉलिड क्या डाल देना है, सोडियम क्लोराइड डाल देना है। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 जैसे ही ऐड करोगे फिर इसके अंदर आपको क्या लगा देना है, एक डिलीवरी ट्यूब लगा देना है, जो क्या करेगा, यहाँ से जो भी गैसेस निकलेंगे इसको क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर डिलीवर करेगा, ठीक है। तो जैसे ही बेटा हमारा H2SO4 और सोडियम क्लोराइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें से जनरेट होता है एक सॉल्ट जिसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और HCl गैस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, HCl गैस। तो मैंने बोला था कि गैसेस प्रॉपर्टी कहां पर आएगी, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहां पर आएगी, बाहर आएगी। तो यहाँ पर आपको जो भी गैसेस मिलेंगे वो सारे के सारे कौन से गैसेस हो गए, HCl गैस हो गए, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गए, ड्राई हो गए। कौन से हो गए बेटा, ड्राई हो गए, ठीक है। अगर यदि आपने बेटा जो टेस्ट ट्यूब है वो ड्राई नहीं ली है तो इसको ड्राई करने के लिए आपको इसके अंदर ऐड करना है कैल्शियम क्लोराइड। क्या ऐड करना है, कैल्शियम क्लोराइड। वो क्या करता है, जितना भी मॉइस्चर इसके अंदर है उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपके टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ड्राई नहीं है तो आप इसको ड्राई बनाने के लिए ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ली है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर ये ड्राई बॉइलिंग ट्यूब नहीं है, आपको लगता है कि थोड़ा सा भी इसके अंदर मॉइस्चर है बेटा, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देना है थोड़ा। तो कैल्शियम क्लोराइड जैसे ऐड कर दोगे तो अपना जो भी मॉइस्चर है उसको क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और आपके टेस्ट ट्यूब को ड्राई बना देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी गैसेस बाहर निकलेगा वो क्या हो गया, ड्राई गैसेस हो गए। तो ड्राई HCl गैस कैसा बनता है, समझ में आया, गुड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मुझे कंफर्म करना है कि क्या ये ड्राई HCl गैस जो है वो नेचर में एसिडिक होता है कि नहीं होता है।
तो पहले मैं क्या करता हूँ, दो टाइप के लिटमस पेपर लेता हूँ, दो टाइप के लिटमस पेपर याद रखना बेटा। कौन कौन से ले, एक ड्राई ब्लू और एक वेट ब्लू। तो पहले मैं किसको यूज करता हूँ, ड्राई ब्लू को यूज करता हूँ और HCl गैस के पास लेके जाता हूँ। तो HCl गैस जैसे ही बेटा ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर जाएगा तो उसके अंदर कोई कलर चेंजेस देखने को मिलता नहीं। अगर यदि ये ड्राई HCl एसिडिक होता तो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, रेड में, बट ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन देखने को मिला नहीं है। इसका मतलब ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक, इज नॉट एसिडिक इन नेचर। अब बात करते हैं वेट ब्लू लिटमस पेपर की। तो वेट ब्लू लिटमस पेपर को जैसे बेटा इस गैस के पास ले जाएंगे तो वेट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड विच शोज वेट। जैसे बेटा वेट ब्लू लिटमस पेपर इसके ऊपर ले जाओगे तो हमारा HCl क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। तो इसके ऊपर से बेटा एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर यदि आपका एसिड पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जब तक एसिड ने पानी के साथ रिएक्शन नहीं किया, दैट मींस एक्वेशन सॉल्यूशन बना नहीं है बेटा, एक्वेस सॉल्यूशन नहीं बना है, तब तक आपका एसिड एसिड कहलाता नहीं। एसिडिक नेचर तभी शो करता है जब एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करे, यानी कि एक्वेस सॉल्यूशन बनाया जाए। ठीक है, सो एसिडिक सॉल्यूशन, सॉरी, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज एसिडिक बट ड्राई एसिड इज नॉट एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है वो भी एक बार अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको एक्टिविटी दी गई है, NaCl आपको सॉलिड NaCl लेना है। ठीक है, ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर इसके अंदर क्या करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 थोड़ा ऐड करना है। ठीक है, अगर यदि बेटा आपका ड्राई टेस्ट ट्यूब जो है वो ड्राई नहीं है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया है, तो इसको क्लीन करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हो, जो क्या करेगा, ह्यूमिड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा कि भाई NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, HCl गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस आपको पता ही है बेटा। आपको क्या करना है, ड्राई लिटमस पेपर लेके जाना है, कोई चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं। फिर आपको क्या करना है, वेट लिटमस पेपर लेके जाना है, वो क्या करेगा, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इसके ऊपर से कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन कुछ ऐसा निकलेगा बेटा कि भाई एसिडिक नेचर तभी शो करता है जब इसका क्या बनाया जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा तब। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो क्या होता है, तो एसिड अगर पानी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, पानी के अंदर रिएक्शन करेगा, तो HCl पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, इसमें से H प्लस और Cl बनेगा, बट AH प्लस स्टेबल नहीं होता है तो वो पानी के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, H3O प्लस और Cl एज इट इज रहता है। ठीक है, तो पूरे का पूरा रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिख के दिया, आपको एरो कर देना है, मैंने जस्ट एरो नहीं किया। ठीक है, आपको यहाँ पर दोनों क्या कर देने, एरो कर देने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसको बोला जाता है। तो हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन का यूज हुआ है। ठीक है, पूरे का पूरा सब्सटेंस या तो बनाने, कंपाउंड बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, तो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्डिंग क्या होगा, सिंगल बॉन्डिंग होगा। कार्बन एटम का कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्डिंग होगा थ्रू आउट चेन, पूरी चेन के अंदर कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोला जाता है, तो कि भाई मान लो कि मेरे पास कार्बन की एक लंबी चेन है, इसमें कोई दो कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन एटम के बीच का बॉन्डिंग क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, हर एक कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन अनसैचुरेटेड के अंदर कोई दो कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने कंपाउंड है इसको अपन क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलेंगे। और जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड है इसको अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है आल्केन। क्या आता है, आल्केन आता है। ठीक है, आल्केन का मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन
ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर इसके आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन होता है CH4, ठीक है। कैसा बनता है, तो कि कार्बन एटम क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड है। इथेन को देखोगे बेटा तो 2 कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन के बीच का बॉन्डिंग क्या होता है, सिंगल बॉन्डिंग होता है। बाकी हर एक जगह पे क्या लगाया जाता है, हाइड्रोजन लगाया जाता है, ठीक है। इथेन, मीथेन, ठीक है। तो इथेन और मीथेन हमने यहाँ पर बनाए, तो आप देख सकते हो इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना है तो आपको सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ठीक है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी अल्केन है, अल्केन का कॉमन फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। एक कॉमन फॉर्मूला है बेटा, हर एक अल्केन के लिए काम करता है। सी की जगह एन की जगह पे वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको अलग अलग मिलते जाएंगे। लाइक एन की जगह पे मैं 1 लिखूंगा तो C1H4, 2 1 जा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, बट 1 लिखते हैं नहीं है तो खाली CH4, जिसको अपन बोलते हैं मीथेन। 2 लिखेंगे तो क्या होगा, N की जगह पे C2H, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6। देखो यहाँ पर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इथेन बोलते हैं। तो जैसे जैसे N की वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपको अलग अलग नंबर मिलते जाएंगे। अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले जितने भी होते हैं इसको बोला जाता है इथीन, क्या बोला जाता है, यानी कि अल्किन। अल्किन बोला जाता है, ठीक है। और इसका कॉमन फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है। पहला फॉर्मूला है, पहला इसका मेंबर कौन होगा, इथीन होगा। क्या होगा बेटा, इथीन, जिसके अंदर 2 कार्बन के बीच का बॉन्डिंग क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आता है ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसको बोला जाता है अल्काइन। क्या बोला जाता है, अल्काइन, ठीक है। इसको बोला जाता है अल्काइन। जैसे कि बेटा इथाइन पहला ही मेंबर है बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन सब के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है बेटा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगी। तो देख लेते हैं इसको लिखना कैसे, ठीक है। तो पहले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया है, पहला जो आपको स्ट्रक्चर दिया है वो मीथेन का है, दूसरा स्ट्रक्चर जो है किसका है, इथेन का। इसको लिखना कैसे वो ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है बेटा। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहां पर आपको बेटा पूरे का पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा लिखना है, प्रॉपर्ली दे दिया है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ये वाला जो डॉट स्ट्रक्चर है वो इथीन का है, ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि इथाइन का है, ठीक है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बेटा, इसके ऊपर पूरा एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी मिलती कहाँ से, ग्लूकोज में से। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाई जाती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये जो एनर्जी बनाने का तरीका है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक के अंदर ऑक्सीजन यूज किया जाता है, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन यूज किया जाता नहीं है। यानी कि अगर ऑक्सीजन का यूज करोगे तो इसको बोला जाता है एरोबिक, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाएगा तो इसको बोला जाता है एनएरोबिक, ठीक है। अभी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप ऑक्सीजन का यूज करो या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करो, तो सबसे पहले आपका ग्लूकोज जो होता है इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6। तो 6 कार्बन वाला जो बेटा कंपाउंड है ग्लूकोज, उसको पहले तोड़ा जाता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको तोड़ा जाता है बेटा पाइरुवेट के अंदर। किसमें तोड़ा जाता है, पाइरुवेट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले इसको तोड़ा जाता है पाइरुवेट के अंदर, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है साइटोप्लाज्म्स के अंदर। देखो 2 स्टेप के अंदर ब्रेक डाउन होता है, चाहे आप ऑक्सीजन से करो या कार्बन डाइऑक्साइड से करो, ब्रेक डाउन जो होता है वो 2 स्टेप के अंदर होता है। तो स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 के अंदर बेटा ग्लूकोज जो है इसको ब्रेक डाउन किया जाता है पाइरुवेट के अंदर। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, पाइरुवेट के अंदर। और ये जो रिएक्शन होती है वो कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। कहां पर होती है, तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेज के अंदर क्या किया जाता है, इस पाइरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी के अंदर। अगर यदि ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा तो इसका ये रिएक्शन कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। सेल्स के अंदर बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, फिर
ये पायरुवेट को ब्रेक डाउन करते हैं किसके अंदर, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसके अंदर ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो बाद में तुरंत किसमें कन्वर्ट की जाती है, एटीपी के अंदर कन्वर्ट की जाती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 दोनों में सेम होता है, एरोबिक हो कि एनारोबिक हो। ठीक है, तो एरोबिक के अंदर क्या किया जाता है, स्टेप 1 के अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट के अंदर, और एक प्रोसेस कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। फिर पायरुवेट जो बना है इसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज करके कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर यानी कि एटीपी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग के थ्रू कहां पर आ जाता है, बाहर आ जाता है, और वाटर आपके बॉडी के अंदर यूज हो जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की, एनएरोबिक रिएक्शन। ठीक है, एनएरोबिक जो है बेटा उसके अंदर ब्रेकडाउन क्या होता है, तो उसके अंदर भी स्टेप नंबर 1 सेम ही होता है। ठीक है, ये कहां पर होता है, बेसिकली ये जो होता है वो ईस्ट के अंदर होता है और आपकी मसल्स के अंदर होता है। ये जो भी होता है बेटा रिएक्शन वो कहां पर होता है, ईस्ट के अंदर या तो फिर मसल्स के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो पहला ब्रेकडाउन सेम, स्टेप नंबर 1 सेम, ग्लूकोज को कन्वर्ट किसमें किया जाएगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा पायरुवेट के अंदर, और ये रिएक्शन कहां पर होता है, सेम टू सेम साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर इस पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और यहां पर भी क्या जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, इस एनर्जी को बाद में कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के अंदर। बट ये वाली जो रिएक्शन होती है वो किसके अंदर होती है, ईस्ट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है बेटा, ईस्ट के अंदर होती है। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर बेटा ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, यहाँ पर यूज जो होता है किसका यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। ठीक है, तो पायरुवेट को ब्रेक डाउन करने के लिए ईस्ट किसका यूज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती है। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है एन एरोबिक। क्या बोला जाता है, एन एरोबिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक दूसरा भी है कि मान लो कि आपकी बॉडी के अंदर बेटा कभी ऑक्सीजन का लेक हो जाता है, मतलब लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इस कंडीशन के अंदर मसल्स को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो मसल्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेती है। ठीक है, तो कैसे होता है बेटा मसल्स के अंदर ब्रेकडाउन, स्टेप नंबर 1 सेम टू सेम। ठीक है, ये वाला जो ब्रेकडाउन था वो ईस्ट के अंदर मैंने समझाया था, अब अपन समझते हैं मसल्स के अंदर। तो स्टेप नंबर 1 सेम टू सेम, ग्लूकोज कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट के अंदर, फिर ये पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, लैक्टिक एसिड, जो 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, 3 कार्बन एटम इसके अंदर होते हैं, लैक्टिक एसिड इसमें से बनाया जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज की जाती है जिसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखना कैसे है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैंने लिख के दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसके बाद जो लिख के दिया है बेटा क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है 3 रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन कंपलसरी आपको लिख के आना ही है बेटा। ठीक है, अगर यदि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो बेटा, इसके ऊपर सेपरेट से अलग एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, डिटेल्स के अंदर पूरे का पूरा समझा देंगे और एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw neat and clean label diagram of human digestive system and give explanation of digestive organ in brief। तो करना क्या आपको बेटा, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं इसको आपको क्या करना है, ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं बेटा कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन होता है माउथ, फिर आता है बेटा आपका इसोफेगस, फिर इसके अंदर आता है बेटा स्टमक, फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन आफ्टर आपका आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। चलो आपको समझ, मतलब इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है तो पहले देखते हैं माउथ। तो माउथ जो है बेटा वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। माउथ के अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है टीथ, फिर होता है टंग, और फिर होता है सलाइवा। ठीक है, टीथ का काम क्या है बेटा, टीथ क्या करता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़े के अंदर डिवाइड करता है। टंग का काम क्या है, तो कि आपका जो फूड है बेटा जो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूटा है बेटा उसको सलाइवा के साथ क्या करता है, मिक्स करता है।
और सलाइवा क्या होता है? तो सलाइवा के अंदर बेटा एक एंजाइम होता है एमाइलेज नाम का। वो एमाइलेज क्या करता है? आपके फूड के अंदर जो स्टार्च है बेटा, ठीक है, शुगर पार्टिकल से इसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, इसका डाइजेशन करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माउथ के अंदर क्या होता है बेटा, बेसिकली 3 ऑर्गन होते हैं, ठीक है, टीथ, टंग एंड सलाइवा। टीथ का काम क्या है? फूड को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, पीसेस के अंदर क्या करना है? अलग करना है, ठीक है। टंग का काम क्या है? फूड और सलाइवा को क्या करता है? मिक्स करता है, ठीक है, और आपका जो फूड है उसको सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। सलाइवा क्या करता है बेटा? सलाइवा फूड को सॉफ्ट बनाता है, साथ में इसके अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलेज नाम का, जो क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर जो फूड है बेटा वो इसोफेगस के थ्रू क्या आगे बढ़ता है और कहां पर जाता है? स्टमक के अंदर जाता है। तो इसोफेगस का काम क्या है? माउथ से फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम क्या है? इसोफेगस का है। स्टमक जो है बेटा उसके अंदर भी 3 अलग अलग चीजें होती है। इसमें सबसे पहला होता है डाइल्यूट HCl, फिर होता है पेप्सिन और होता है म्यूकस, ठीक है। HCl का काम क्या है? तो HCl का काम है बेटा कि ऊपर से जो फूड आया है बेटा इसोफेगस में से, उस फूड को और छोटे छोटे टुकड़े के अंदर क्या करता है? वो डिवाइड करता है, प्लस इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या तो कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह है बेटा, इसको किल करने का काम क्या है? डाइल्यूट HCl का है, ठीक है। और ये जो एसिडिक मीडियम बनता है उसके अंदर आपका पेप्सिनोजन क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। म्यूकस का काम क्या है? तो म्यूकस क्या करता है? स्टमक की वॉल के ऊपर चिपक जाता है ताकि HCl का जो है सिक्रेशन वो आपकी स्टमक के ऊपर लगे नहीं और आपके स्टमक जो है वो जले ना, ठीक है। स्टमक के अंदर बेटा बर्न ना हो या तो स्टमक की वॉल को कोई हार्म ना हो, इसके लिए क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है म्यूकस। तो आई होप आपको स्टमक समझ में आ गया होगा। स्टमक के अंदर आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आपका जो फूड है वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो कहां पर एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? तो एवरेज स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है बेटा 6.5 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर सबसे लंबा पार्ट बेटा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो 6.5 मीटर की अप्रोक्सीमेट इसकी लेंथ होती है। ये लेंथ जो है वेरी करती है अलग अलग स्पीसीज के अंदर, ठीक है। मान लो कि अगर दी कोई वेजिटेबल्स खाने वाला एनिमल है तो इसके अंदर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, और जो भी बेटा वेजिटेबल्स नहीं खाते, मीट वगैरह खाते हैं, उसके अंदर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। तो लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो अलग अलग एनिमल्स के अंदर क्या करती है? वेरी करती रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि 3 अलग अलग ऑर्गन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। 3 अलग अलग टाइप के लिक्विड्स इसके ऊपर सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। तो पहला सिक्रेट किया जाता है बेटा बाइल जूस, जो कहां से आता है? लीवर में से आता है। कहां से आता है? लीवर में से आता है। फिर दूसरा इसके ऊपर, इसके अंदर बेटा दूसरा सिक्रेशन किसका होता है? पेनक्रियाटिक जूस का होता है। किसका होता है? पेनक्रियाटिक जूस का होता है, ठीक है। जो कौन करता है सिक्रेट? पेनक्रियास करता है। कौन करता है? पेनक्रियास। फिर इसके अंदर आता है बेटा तीसरा जो सिक्रेशन होता है वो होता है इंटेस्टाइनल जूस। जो कौन करता है बेटा? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और यहां पर आपका पूरे का पूरा फूड जो है क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। फिर भी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है इसको कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है बेटा? आपका जो फूड आया बेटा उसमें से एक्स्ट्रा वाटर जो इसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और सेमी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर इसको एनएस के थ्रू क्या करता है? बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थे वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब इसको लिखना कैसे है वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखना कैसे हो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सब स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? स्टेट द फिनोमिनन बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो कि लाइट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से बेंड करती है, इस फिनोमिनन को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो कि सनलाइट जो है या तो कोई भी लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से अगर वो रिफ्रैक्ट करेगी, बेंड करेगी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के अंदर जो फिनोमिनन आती है बेटा वो कौन से फिनोमिनन है?
तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। वो कैसे काम करता है पहले वो समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by Earth's atmosphere is called atmospheric refraction. So atmospheric refraction is what? Refraction of light caused by Earth's atmosphere is called atmospheric refraction. इसका एग्जांपल क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का, ठीक है। तो पहले कैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो बेटा कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, और इसके अलग अलग लेयर है। ये क्या है, इसके अलग अलग लेयर है। मान लो कि ऐसे इसके क्या है कि अलग अलग लेयर्स है, ठीक है। पूरे लेयर्स में नहीं बना रहा हूँ, ऐसे अलग अलग लेयर्स बना देता हूँ। और यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि एक स्टार है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इस लेयर के बाद ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ स्पेस है। यहाँ पर कोई मीडियम होता नहीं है, ठीक है। अभी हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसके डेंसिटी हर एक जगह पे सेम नहीं होती। जैसे जैसे बेटा आप ऊपर जाते जाते हो वैसे वैसे आपका मेरे मीडियम क्या होता है, रेयर होता है। और जैसे जैसे नीचे आते जाते हो वैसे वैसे आपका मीडियम क्या बनता है, डेंसर बनता है। तो यहाँ पर स्टार में से जो आने वाली लाइट है बेटा, वो जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी तो अपने नॉर्मल से क्या करेगी, बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि रेयर टू डेंसर। अगेन दूसरे लेयर के पास आएगी तो रेयर टू डेंसर अगेन बेंड करेगी। अगेन यहाँ पर बेटा क्या होगा, लेयर के पास वापस से बेंड होगा। तो यहाँ पर जब बेटा जो भी ऑब्जर्वर है इसकी आईज में जो लाइट आने वाली है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली बेंड होके आ रही है। देखो कंटिन्यूअसली बेंड होके आ रही है। लेकिन आपका ब्रेन जब इस लाइट को देखता है तो ऐसे बेंड एज्यूम नहीं कर सकता है, इसको ऐसे मतलब एनालिसिस नहीं कर सकता है, वो इसको ऐसे सीधा ही देखता है। तो आपको बेटा स्टार का पोजीशन कहां पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। अगर द एटमोस्फियर थ्रू आउट सेम रहता तो ये स्टार का पोजीशन आपको कहां पर दिखता, यहाँ पर। लेकिन हमारे अर्थ का एटमोस्फियर जो है वो एवरी सेकेंड चेंज होता रहता है, और हर बार टाइम मतलब हमारा एटमोस्फियर चेंज होता रहता है। इसकी वजह से जो अपीरियंट पोजीशन है वो कभी इधर दिखेगी, कभी इधर दिखेगी, कभी इधर दिखेगी। तो स्टार जो है अपनी अपीरियंट पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, और डिस्टेंस इसका थोड़ा दूर होता है हमारे से बेटा। तो इसकी वजह से क्या करता है, ट्विंकल करता हुआ दिखता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे लिखना है वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिगर आपको दिखाई है बेटा, लिखना कैसे हो यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन रीड कर लेना, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो बेटा, ठीक है। इसके ऊपर से अलग से सेपरेट वीडियो भी अपन जनरेट कर देंगे, ठीक है। सो अभी हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एन फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस, ठीक है। तो अर्थ वायर का फंक्शनिंग क्या होता है और इसको अप्लाई क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला अपन समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अर्थ वायर का फंक्शन क्या है, तो कि अर्थ वायर का फंक्शन है बेटा कि हमारी सर्किट के अंदर जब बेटा शॉर्ट सर्किट होता है या तो कोई करंट लीक होता है तो करंट बेटा डिवाइस के ऊपर ना रहे, इसके लिए अपन इसको अर्थ वायर लगाते हैं। तो पूरे का पूरा जो एक्स्ट्रा करंट है बेटा, ठीक है, जो लीकेज करंट है वो कहां पर चला जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये नेसेसरी क्यों होता है, अगर मान लो कि आपने अर्थ वायर नहीं लगाया, ठीक है, मान लो कि कोई मेटेलिक चीज आप यूज कर रहे हो, इसके अंदर आपके वायरिंग्स जो है थोड़े लूज है, तो इसकी वजह से होगा क्या, लाइक बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ओवन यूज कर रहे हो या तो फिर आयरन यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा कभी कभी क्या होता है कि भाई जो भी कनेक्टर्स होते हैं बेटा, ठीक है, वायर कनेक्ट किए जाते हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, तो कि भाई करंट जो वायर में दौड़ना चाहिए उसमें तो दौड़ेगा, साथ साथ वो कहां पर दौड़ेगा, मेटेलिक सरफेस के ऊपर दौड़ेगा, यानी कि आपके ओवन के ऊपर या तो सरफेस के ऊपर। अब जब भी आप उस सरफेस को टच करोगे तो वहां पर आपको क्या होगा, करंट लगेगा। वो क्यों लगता है, क्योंकि लीकेज करंट जो है उसको जाना कहां पर चाहिए था, अर्थ में जाना चाहिए था, लेकिन वो गया कहां पर, आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यानी कि मेटेलिक सरफेस के ऊपर। और जब आप मेटेलिक सरफेस को टच करोगे तो वहां पर आपको बेटा इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसकी वजह से अपन क्या करते बेटा, अर्थिंग वायर लगवा देते, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा जो करंट लीकेज हुआ है वो मेटल के सरफेस के ऊपर ना रहे और अर्थ के अंदर चला जाए, ठीक है। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है अर्थिंग वायर का, ठीक है। कैसे लिखना है यहाँ पर मैंने आपको दे दिया बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग स्मॉल एल्यूमिनियम रोड केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना है जिसके अंदर आपको एक एल्यूमिनियम रोड लेना है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगी वो हमें जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो एक फिगर ले लेते हैं जिसके अंदर एक मैग्नेट रखा गया है, ठीक है। इसके अंदर नॉर्थ पोल नीचे की ओर है और साउथ पोल ऊपर की ओर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है,
अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये अपवर्ड डायरेक्शन के बीच में बेटा क्या है कि एक एल्यूमिनियम का रोड लगा दिया है, जिसके इस तरफ का एंड ए ले लेते, सॉरी इस तरफ का जो एंड है इसको अपन बी बोल देते हैं, और इस तरफ का जो एंड है उसको अपन क्या बोल देते हैं? ए बोल देते हैं। करंट जो पास हो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में है? बी से लेके ए डायरेक्शन में, बी से लेके ए डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी हमने बेटा इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट नहीं किया, मतलब स्विच ऑन नहीं किया, अभी हमने जस्ट सेटअप किया है कि भाई अपन पहले क्या लेंगे, ऐसे दो मैग्नेट लेंगे, फिर इसके अंदर क्या रखेंगे? वायर रखेंगे, ठीक है। तो वायर रखेंगे तो इसके ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो हमें जानना है। तो जैसे ही मैं करंट स्टार्ट करूंगा तो इसमें से क्या पास होगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ये मेरा मेटल का जो टुकड़ा है एल्यूमिनियम, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो मेरा जो बेटा एल्यूमिनियम वायर है बेटा, वो किस तरफ मूव करेगा? लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा, ठीक है। अगर यदि आपको जानना है कौन से डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसके लिए बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है उसको ले सकते हो, ठीक है। सॉरी फॉर बेटा डिस्टर्बेंस, थोड़ा नॉइज है बेटा। अभी देखते हैं बेटा कि अगर यदि यहां पर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी जाएगा तो क्या होगा? अगर ये करंट की डायरेक्शन में चेंज कर दूं, इस तरफ से इस तरफ कर दूं, मतलब ए से की, देखो बी से ए था बेटा, तो फोर्स किस तरफ लग रहा था? फोर्स लग रहा था लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, ए से लेकर बी कर देता हूं, तो क्या होगा? तो फोर्स जो लगेगा वो किस तरफ लगेगा? राइट हैंड साइड लगेगा। इसका मतलब ये जो हमारा आयरन रोड है वो किस तरफ मूव करेगा? राइट हैंड साइड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो कंडक्टर जो आपका है, यानी कि जो रोड था बेटा, वो क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, ठीक है। और इसी वजह से एक मैग्नेट को क्या करना पड़ता है? मूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन मूव किसको, अभी यहाँ पर कौन मूव करेगा? अपन का एक कंडक्टर, ठीक है, एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है। क्योंकि ये वाला मैग्नेट जो हमने फिक्स कर दिया, तो जो फोर्स लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? फोर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाते, लेकिन मूव कौन करेगा? जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल कौन है हमारा? एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखना कैसे बेटा वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपको एक्टिविटी मतलब देखनी है पूरी की पूरी, कैसे हमने यहाँ पर सेटअप किया है वो। फिर इसके अंदर जैसे बेटा आपको करंट स्टार्ट करोगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, और इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर से हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं, वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको पूरे का पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर भी आपको ऐसा लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को प्रेस कर दिए। ऐसे ही नए नए पेपर सॉल्यूशंस देखने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और साथ में बाजू में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही पेपर सॉल्यूशन अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप इसको ठीक से तैयार कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ, तब तक गुड डे एंड टेक केयर।